एपिसोड 119। आज पूरी तरह से मेरी हो जाओ कहानी अब तक। रिया की ऐसी स्टूपिड बातें सुनकर विराज ने एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, मतलब तुम सोच रही हो कि तुम उस भेलपुरी वाले के साथ मिलकर एक नया बिजनेस खोलोगे और उससे तो इतना पैसा कमाओगे कि मेरी कंपनी को टेक ओवर करोगी। विराज रिया के ऊपर से उठ गया और उसके बगल में ही बैठते हुए बोला, वैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब से ख्याल आते कहाँ से? रिया भी जल्दी से सीधे बैठ गई और मुंह बनाते हुए विराज से बोली, अजीब नहीं है, ये मेरा खुद का बिजनेस आइडिया है और देख लेना, एक दिन मेरा ये बिजनेस पूरी दुनिया में फैला दूंगा। फिर मैं तुम्हारी कंपनी को भी टेक ओवर कर लूंगी और फिर बनाऊंगी तुम्हें अपना असिस्टेंट और उसी तरह से तुम्हें टॉर्चर करूंगी जैसे कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। रिया फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह गई थी। अब आगे। और इसका एहसास होते ही उसने अपने जीभ को कसकर अपने दांतों के तले दबाया और अपने आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहा, उफ रिया, तेरी बकवास कब खत्म होगी। उसने फिर धीरे से आंखें खोलकर विराज की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। विराज सोफे से खड़ा हुआ और अपनी गान को लोड करते हुए बोला, सबसे पहले तो मुझे उस छोटन भेलपुरी वाले का काम तमाम करना है, तुम्हें बाद में देखता हूँ। रिया का ये सुनना था कि वो जल्दी से आगे बढ़कर विराज का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मासूम की जान लोगे। सपने देखना हर किसी का अधिकार होता है, तुम्हारा कुछ कंट्रोल नहीं रखा है सपने के ऊपर। विराज ने उसे हटाते हुए कहा, मेरे रास्ते से हटो। पर रिया बार बार उसका रास्ता रोकते हुए बोली, नहीं हटूंगी, मैं तुम्हें किसी मासूम की जान नहीं लेने दूंगी। विराज ने उसे फिर घूर कर देखा और कहा, तो क्या मैं तुम्हारी जान ले लूं? क्योंकि तुम मासूम तो बिल्कुल भी नहीं हो। रिया ने पहले तो अपने भ्रों सिकोड़ते हुए उसे घूरा और जल्दी से विराज को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे यहाँ से जाते हो। विराज रिया को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा हटो, मुझे जाने दो। रिया उससे बिल्कुल चिपक कर खड़ी हो गई और उसे रोकते हुए बोली, नहीं जाने दूंगी, पहले बोलो कि तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। विराज ने अब उसे दूर करना छोड़ और अपने आईज रोल करते हुए कहा, ओके फाइन, मैं कोई उसे मारने नहीं जा रहा था, उसे धमकाने जा रहा था। अगर तुम्हारे ठेले के आसपास ये लड़की नजर आए तो उसे भगा देना, क्योंकि ये पागल लड़की तुम्हारे ठेले के लिए और तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। विराज की बात सुनकर रिया ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या तुम वाकई में मुझे पागल समझते हो। तो विराज ने भी अपना भ्रूण चढ़ाते हुए कहा, हाँ हो तुम पागल, हरकतें देखी है अपनी। रिया विराज से थोड़ी दूर हुई और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आज जो मुझसे गलती हुई मैंने जानबूझकर नहीं की है, वो गलती से मैं गलत पेन ड्राइव उठाकर ले आई थी बस, और उसके लिए सॉरी भी तो बोल रही थी। रिया ये सब ऐसे कह रही थी जैसे कि विराज पर एहसास कर रही हो। विराज ने गान को वापस अपनी कमर में लगाया और झटके से रिया को अपने गोद में उठा लिया। रिया आंखें बड़ी किए विराज को देखने लगी। उसने डर की वजह से विराज की गले में अपने बाहें डाल दी और पूछा, आप क्या कर रहे हो और अब मुझे क्यों उठाया है? सॉरी बोल तो दिया ना। विराज ने उसे सोफे पर बिठाया और एक मेड को फर्स्ट एड बॉक्स लाने का ऑर्डर दिया। रिया ने कंफ्यूज से पूछा, फर्स्ट एड बॉक्स किस लिए? विराज ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेड ने जाकर फर्स्ट एड बॉक्स विराज को दिया और वहां से चली गई। विराज ने उसे साइड में रखा और रिया की चीन पकड़कर उसका चेहरा हल्का सा ऊपर करते हुए कहा, हिलना मत। विराज की नजर रिया की नेक पर थी। दरअसल जब उसने उस चाकू को रिया के गले से लगाया था तो वो चाकू इतना ज्यादा धारदार था कि हल्का सा कट रिया के गले पर लग गया था। पर रिया को अपनी बकवास से फुर्सत मिलती तब तो उसे पता चले कि उसके गले पर हल्का सा कट लग गया है, लेकिन विराज की नजर उस कट पर चली गई थी जहां से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। विराज ने कॉटन से उस ब्लड को साफ किया। अब रिया को समझ आया कि विराज क्या कर रहा है। उसने डर से अपने गले को हाथ लगाते हुए कहा, क्या मेरा गला कट गया?
क्या कोई नस कट गई मेरी गले की? मुझे तो बहुत ही दर्द हो रहा है। रिया एकदम घबरा कर बोली। विराज ने उसे हैरानी से देखते हुए मन ही मन कहा, अभी तक तो इसे कुछ नहीं हो रहा था, अब पता चल गया है कि हल्का सा कट लगा है। तो इसके नखरे तो देखो, ये लड़की भी ना। विराज ने उसे डांटते हुए कहा। ज्यादा बड़ा कट नहीं लगा है, हल्की सी खरोच आई है, पर रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा गला ही कट गया हो। चुपचाप बैठी रहो और मुझे बैंडेज लगाने दो। विराज की डांट खाकर रिया हिली नहीं, चुपचाप बैठ गई। विराज ने उसके गले पर बैंडेज लगाया और खड़े होते हुए कहा, हो गया। रिया ने भी खड़े होते हुए कहा, ठीक है, अभी घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गए मुझे। विराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें मैं घर छोड़कर आता हूँ। तुमने अब तक जितना किया ना, बहुत किया, और मैं खुद चली जाऊंगी, कहकर रिया दनदनाते हुए बाहर निकल गई। विराज उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। विराज ने एक नजर रिया की तरफ देखा और फिर फोन लेकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रात का वक्त, हीर का घर। हीर अपने रूम में सोफे पर बैठी हुई सामने अपने बेड की तरफ देख रही थी, जहां पर अंश हेड रेस्ट से टेक लगाकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। दरअसल अंश आज एक बार फिर से हीर के रूम में आ गया था और इस बात से हीर अंश से बहुत गुस्सा भी हो रही थी। अंश के फेस पर एक शरारती स्माइल थी। उसने फोन की स्क्रीन से नजर उठाकर सामने बैठी हीर की तरफ देखा, जो मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। अंश ने अपने हाथ के इशारा से उसे अपने पास बुलाया, मेरे पास आओ। हीर ने ऐसे ही मुंह फुलाए हुए अपना सिर ना में हिलाया, तो अंश ने दोबारा कहा, मैंने कहा मेरे पास आओ। तो हीर ने भी मुंह बनाते हुए कहा, और मैंने कहा मुझे नहीं आना, अभी के अभी आप मेरे रूम से बाहर जाइए, क्या मैंने आपको यहाँ बुलाया था? अंश के बार बार बुलाने पर हीर जब उसके पास नहीं आई, तो अंश ने अपना फोन बेड पर पटका और बेड से उठकर जैसे ही हीर की तरफ बढ़ा, हीर जल्दी से उठकर वॉशरूम के अंदर भाग गई। अंश ने हीर के वॉशरूम का डोर पीटते हुए कहा, हीर, मैंने कहा बाहर निकलो। अंदर से हीर ने आवाज देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आ रही, और वैसे भी ये आपका रूम नहीं है, जिसकी मास्टर की आपके पास होगी। ये मेरा रूम है, तो आप वॉशरूम के अंदर भी नहीं आ सकते हैं। ये सुन अंश बोला, क्या तुम पूरी रात वॉशरूम में रहने वाली हो? क्योंकि ये तो तुम भूल जाओ कि मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, इसीलिए चुपचाप बाहर निकलो। हीर ने अंदर से ही जवाब दिया, नहीं, मैं तब तक आ नहीं जाऊंगी जब तक कि आप यहाँ से चले नहीं जाते हैं। हमेशा आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप वाकई में ये अंश का रूम तो था नहीं, जहाँ पर वो मास्टर की का इस्तेमाल करके वॉशरूम में चला जाए। इसीलिए उसने गहरी सांस ली और हीर से कहा, ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। आप तुम्हें चाहे पूरी रात अंदर रहना है, रहो। हीर को अंदर से ही अंश के कदमों की आवाज आई। उसने खुद से ही कहा, लगता है ये चले गए, फिर भी मैं थोड़ी देर यह वेट करती हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे बुद्धू बना रहे हो। हीर वही दरवाजे के पास बैठ गई और बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। जब काफी देर तक उसे बाहर से कोई आवाज नहीं आई, तब उसे तसल्ली हो गई कि अंश वाकई में उसके रूम से चला गया है। इसीलिए वो खड़ी हुई और धीरे से उसने वॉशरूम का डोर ओपन किया। फिर अपना सिर बाहर निकालकर उसने आसपास देखा, तो अंश उसे कहीं नजर नहीं आई। हीर ने वॉशरूम का डोर ओपन किया और एक ठंडी आहें भरते हुए कहा, थैंक गॉड ये यहाँ से चले गए, वरना पूरी रात में वॉशरूम में कैसे रहती। हीर अपने आप से ही बात करते हुए वॉशरूम से बाहर आई। तभी अंश ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दरअसल अंश वहां से गया नहीं था, वो वॉशरूम की साइड वाली वॉल में सट कर खड़ा होकर हीर के बाहर निकालने का इंतजार कर रहा था। हीर अपने हाथ पैर चलाते हुए अंश को छोड़ देने के लिए कह रही थी, अंश, आपने मुझे झूठ क्यों बोला? आप तो चले गए थे ना? पर अंश उसे बेड की तरफ लेकर आया और उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आते हुए बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हें बाहर निकालने का सिर्फ यही तरीका था।
अंश ने हीर के दोनों हाथों को उंगलियों में अपने उंगलियों फंसाई और उसे बेड पर प्रेस करते हुए कहा, आप यहाँ से जाकर दिखाओ, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। हीर ने बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप भी तो मनमानी करते हो ना, तो मुझे तो हिम्मत दिखानी ही थी ना। हीर की बात सुनकर अंश ने उसके दोनों हाथ ऊपर किया और फिर हीर की गालों को कसकर पकड़ते हुए एक शरारती स्माइल के साथ कहा, तो मेरी बीबी बड़ी हिम्मत वाली बनना चाहती है, तो चलो आज थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ और आज पूरी तरह से मेरी हो जाओ। हीर ने अपने आंखें बंद करते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप हर बात को वही क्यों ले जाते हैं। अंश ने स्माइल करते हुए कहा, ताकि तुम्हें याद दिलाओ कि हमारी शादी को अब इतना वक्त हो चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें पूरी तरह से मेरी बीवी बन जाना चाहिए। आखिर मेरी भी तो कुछ डिजायर्स है ना, तो मैं भी अपने आप को कब तक रोकूं। अंश उससे ये सब बातें किए जा रहा था, वही हीर की तो शर्म के मारे हालत ही खराब हो रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा, जो अंश को बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसने झुककर हीर के फूले हुए गालों पर किस किया और कहा, आप कब तक शर्माओगी ऐसे बीबी, कभी ना कभी तो ये होना है ना। हीर ने अपने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझसे ऐसे बातें मत कीजिए ना, आपको तो शर्म नहीं आती, मुझे तो आती है। अंश ने हीर के गुलाबी हो चुकी गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तो तुम भी थोड़ी सी बेशर्म हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अंश की ऐसी बातें सुनकर हीर का तो मन हो रहा था कि वो किसी कोने में जाकर छिप जाए, क्योंकि अंश तो ऐसे बातों से बाज ही नहीं आ रहा था। अंश की ऐसे बातें हीर के दिलों में एक अलग ही तरह की गुदगुदी पैदा कर रही थी, जिसे बर्दाश्त करना हीर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वही अंश हीर के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि उसकी इनोसेंट सी बीबी कैसा फील कर रही है। उसकी भी धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। अंश हीर को लेकर पलट गया और उसे अपने ऊपर कर लिया। जैसे ही हीर उसके ऊपर से उठने लगी और अंश ने उसकी कमर पर अपने पकड़ कसते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। हीर को अंश का ये डोमिनेटिंग बिहेवियर कभी कभी बहुत परेशान कर देता था, इसीलिए वो अब चाह कर भी उससे दूर नहीं हो सकती थी। अंश ने हीर के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, चलो तुम्हारी शर्म दूर करने के लिए कुछ करते हैं। हीर ने सवालिया नजरों से अंश की तरफ देखा तो अंश ने कहा, चलो तुम मुझे अब किस करो। अंश की बात सुनकर हीर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो अटकते हुए बोली, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ। मैं तो करता हूँ ना, और तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। चलो शुरू हो जाओ। हीर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं करना, और अब मुझे जाने दीजिए। एपिसोड 120। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दे दिया है। कहानी अब तक। हीर को अंश का ये डोमिनेटिंग बिहेवियर कभी कभी बहुत परेशान कर देता था, इसीलिए वो अब चाह कर भी उससे दूर नहीं हो सकती थी। अंश ने हीर के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, चलो तुम्हारी शर्म दूर करने के लिए कुछ करते हैं। हीर ने सवालिया नजरों से अंश की तरफ देखा तो अंश ने कहा, चलो तुम मुझे आज किस करो। अंश की बात सुनकर हीर की आंखें एकदम बड़ी हो गई और वो अटकते हुए बोली, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ। मैं तो करता हूँ ना, और तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। चलो शुरू हो जाओ। हीर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं करना, और आप मुझे जाने दीजिए। आप आगे। हीर ने एक बार फिर से अंश के ऊपर से उठने की कोशिश की तो अंश ने हीर के बालों को पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब किया और कहा, आप दोबारा यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना। कहते हुए उसकी आंखों के भाव गहरे हो गए, जो हीर को डराने के लिए ही काफी होते हैं। फिर उसने दोबारा दूर होने की कोशिश नहीं की। हीर ने रंदू सी शक्ल बनाते हुए कहा, आप मुझे हमेशा डरा कर रखते हो, ऐसा डरा कर भी कोई किस करवाता है क्या। अंश ने अपने एक भ्रू चढ़ाते हुए एटीट्यूड से कहा, मैं हूं ना ऐसा करवाने के लिए। आप बकवास बंद करो।
और वो करो जो मैं कह रहा हूँ। अब हीर के पास और कोई चारा नहीं था। वो धीरे धीरे अंश के चेहरे की तरफ झुकने लगी, पर ऐसा करने से हीर की सांसें और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी और उसका गला भी सूखता जा रहा था घबराहट की वजह से। और वो जानती थी अंश उसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। उसने खुद अपना आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने अंश के कंधों को जोर से पकड़ लिया। वही हीर को अपने इतने पास आते देखकर अंश ने भी अपने आंखें बंद कर ली। वो अपने सख्त होठों पर हीर के मखमली होठों को महसूस करने का बेसब्री से वेट करने लगा। हीर अंश के होठों के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और एक बार फिर से दूर होते हुए बोली, आप मुझे बाइट मत करना। हीर की बात सुनकर अंश ने अपने आंखें खोलकर सवालिया नजरों से हीर की तरफ देखा तो हीर ने दोबारा कहा, हाँ, आपको नहीं पता, आज सुबह दादी भी पूछ रही थी कि मेरे होठों पर निशान कैसे आया। हीर ने बड़े ही भोलेपन से ये बात कही थी तो अंश का एक बार को मन हुआ कि वो अपने इस क्यूट सी छोटी सी बीबी को कसकर अपने बाहों में भरे और उसे जोर से बाइट करे। अंश ने हीर को वापस पलट कर अपने नीचे किया और उसके सॉफ्ट होठों को अपने उंगलियों से सहलाते हुए कहा, तो फिर तुम दादी को बता देती ना कि ये मेरे हस्बैंड के प्यार की निशान है जो उसने बड़े प्यार से मुझे दी है। हीर ने शर्माते हुए कहा कि मैं दादी को ये बात कैसे कहती, मुझे शर्म नहीं आती क्या, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ। अंश ने भी शरारती स्माइल के साथ कहा, फिर तो कल भी तुम्हारी दादी तुमसे यही सवाल करने वाली है। हीर इससे पहले कि कुछ समझती उससे पहले ही अंश उसके ऊपर हावी हो गया और उसके होठों को एक बार फिर से बड़े ही सिरदर्द के साथ चूमने लगा। हीर अपने आंखें बड़ी किए अंश को देख रही थी। अंश ने अपने एक हाथ से हीर की आंखों को बंद किया, फिर उसके होठों से थोड़ा दूर होते हुए कहा, जस्ट फील इट। इसके बाद अंश दोबारा हीर को किस करने लगा, लेकिन कुछ देर में ही हीर की सांसें फूलने लगी। इसीलिए वो अंश को दूर करने की कोशिश करने लगी, पर उसके कोशिश बेकार ही थी क्योंकि अंश अब पहले से भी कई ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। नाजुक सी हीर के लिए अंश का ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर बर्दाश्त करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता था। हीर अंश को खुद को छोड़ देने के लिए कहना चाहती थी, पर उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। वही अंश बिना इस बात की परवाह किए हीर को बड़े ही शिद्दत के साथ किस किए जा रहा था और उसके किस हर बढ़ते पल के साथ और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी। हीर को तो लग रहा था जैसे आज वो सांस ना ले पाने के कारण मर ही जाएगी। कुछ देर बाद अंश हीर से दूर हुआ तो हीर, जिसकी सांस अब फूल रही थी, वो हैरानी और गुस्से से अंश को देखने लगी। अंश ने हीर के होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतनी बार किस कर चुका हूँ, अभी तक तुम्हें इसकी आदत क्यों नहीं हुई है। कहते हुए अंश हीर की नेक की तरफ झुका और उसकी मखमली स्किन को अपने होठों से बहुत ही सेक्सुअल तरीके से सहलाने लगा, जिस वजह से हीर की बॉडी के रोंगटे एकदम से खड़ी हो गए और उसके मुंह से एक मदहोशी भरी आहें निकली, जिसे सुनकर अंश के होठों पर स्माइल आ गई। उसने हीर के सिर के नीचे अपना हाथ लगाया और उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाया। अब वो और भी ज्यादा सेक्सुअल तरीके से हीर की नेक को हल्का हल्का बाइट कर रहा था, जिससे हीर के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। वही अंश भी हीर के जिस्म की मदहोश कर देने वाली महक से और भी ज्यादा मदहोश होता जा रहा था। हीर को भी अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वही अंश हीर के गले में हो रही हलचल को अच्छे से महसूस करते हुए स्माइल कर रहा था। हीर खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर अंश की हरकतों के आगे उसकी एक कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। जहां अंश हीर के सीने को किस कर रहा था, वही दूसरी हाथ से उसने हीर की कुर्ती के अंदर अपना हाथ डाला और उसकी नाजुक सी कमर को रैप करने लगा। हीर की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, जिसे बार बार छूने का मन करता था। उसकी स्किन को टच करने से ही अंश समझ गया था कि हीर बहुत ही ज्यादा नाजुक है, क्योंकि अंश की सिर्फ किस करने से ही हीर के स्किन पर रेड मार्क्स बन जाते थे।
धीरे धीरे अंश का हाथ हीर की कमर से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जिसका एहसास होते ही हीर, जिसकी आंखें मदहोशी से बंद थी, झटके से खुल गई और उसने अंश के कंधों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अंश प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। अंश ने हीर को किस करते हुए ही कहा, जितना रुकना था मैं रुक गया हीर, अब और नहीं। कहते हुए अंश की सांसें भी भारी हो रही थी। उसे अपनी बॉडी में एक गर्मी का एहसास हो रहा था और उसके दिल में हीर को पूरी तरह से पाने की डिजायर बढ़ती ही जा रही थी। हीर ने एक बार फिर से कहा, अंश प्लीज रुक जाइए, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पर आज भला अंश कहाँ रुकने वाला था। वो हीर की सॉफ्ट नेक को महसूस कर और भी ज्यादा बहकने लगा था। वही हीर अंश की हरकत से जैसे सिहर सी गई थी। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक करंट जैसा महसूस हुआ। धीरे धीरे अंश को अपने बॉडी में बदलाव महसूस होने लगा। वही हीर अपने बॉडी में हो रही बदलाव को महसूस तो कर रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अंश के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था। हीर की बॉडी अब धीरे धीरे कांपने लगी थी, जिसकी कंपन महसूस कर अंश की एक्साइटेडमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। हीर का एक मन कर रहा था अंश को खुद से दूर करने का, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में हो रही गुदगुदी अंश के करीब रहने के लिए मजबूर कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। वही अंश हीर से थोड़ा दूर हुआ और उसकी कुर्ती को उतार कर दूर फेंक दिया और वापस हीर को अपने बाहों में भर लिया। हीर को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार अंश के सामने ऐसा आ रही थी। अंश अक्सर ही अपने ऐसे मनमानी करता ही रहता था, लेकिन हीर की शर्म से हमेशा ही हालत खराब हो जाती थी और उसे शर्म से बचने के लिए वो अपने आंखें बंद किए हुए अंश की हर हरकत को महसूस कर रही थी। अंश एक बार फिर हीर के चेहरे के करीब आया, पर इस बार वो हीर के सॉफ्ट होठों को अपने उंगलियों से बहुत ही राप करने लगा। हीर के होठ एकदम फूल की और किसी कैंडी की तरह थे, एकदम सुर्ख, जिन्हें देखकर अंश का मन करता था कि वो उसे खा जाए। वो हीर के निचले होठों को अपने दांतों के नीचे दबाए हल्के हल्के से बाइट कर रहा था। कभी वो उन्हें खींचता तो कभी अपने दांत से उन्हें सहलाता। हीर को अंश का ये स्वीट टॉर्चर धीरे धीरे हीर को अच्छा लगने लगा था। उसके हाथ जो अंश के कंधों पर थे धीरे धीरे अंश की बैक पर आकर रुक गए और दूसरा हाथ अंश के बालों को सहलाने लगा। इस वक्त दोनों की ही सांसें बड़ी ही तेज थी और दोनों की ही बॉडी एकदम गर्म हो चुकी थी। हीर को पता ही नहीं चला कब अंश की नजदीकी उसके दिल को भी सुकून पहुंचाने लगी थी। उस रूम में हीर की मदहोशी भरी सिसकियां गूंज रही थी, लेकिन अभी वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। उसने धीरे से अंश के कानों के करीब होते हुए कहा, अंश प्लीज रुक जाइए, मुझे कुछ वक्त दीजिए प्लीज। अंश जो हीर की बॉडी को किस कर रहा था, उसने चेहरा उठाकर हीर के चेहरे की तरफ देखा, जो पूरी तरह से लाल हो गया था, पर हीर के चेहरे पर एक घबराहट भी नजर आ रही थी। अंश ने एक गहरी सांस ली, अपना चेहरा कुछ देर के लिए झुका लिया और वापस हीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें और कितना वक्त लेना है हीर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दे दिया है। हीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो कुछ दिन और दे दीजिए, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसा नहीं था कि हीर के दिल में अंश के लिए फीलिंग्स नहीं जग रही थी, बस हीर के अंदर ही झिझक और घबराहट उसे अभी आगे बढ़ने से रोक रही थी। और जाहिर सी बात है, हीर के लिए अभी इस सब चीजें इतनी भी ज्यादा नॉर्मल नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इन चीजों में कंफर्टेबल हो जाए। अंश ने कुछ पल तक हीर के चेहरे की तरफ देखा। उसे हीर की आंखों में एक रिक्वेस्ट नजर आ रही थी। अंश ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, 3 दिन, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ। इन 3 दिनों में खुद को इन सब चीजों के लिए तैयार कर लो, वरना आगे मैं तुम्हारी रोकने से भी नहीं रुकूंगा। ये कहकर अंश उसके ऊपर से उठ गया, क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी और वो जानता था कि वो कुछ देर और हीर के पास रहा तो शायद ही खुद को रोक पाए।
अंश अशरूम की तरफ बढ़ गया। वही हीर ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए अंश को जाते हुए देख रही थी। अंश ने उसे 3 दिन का वक्त जरूर दिया था, पर एक अनकही सी वार्निंग भी थी उसकी बात में, जिसे हीर अच्छे से समझ पाई थी। और वो अब ये भी जान गई थी कि अब वो अंश को आगे नहीं रोक पाएगी। यही सब सोचते सोचते हीर की आंखें लग गई। वही अंश कुछ देर बाद जब वापस रूम में आया तो उसने देखा कि हीर अब तक सो चुकी थी। उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं पहने थे। अंश ने अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए और कुछ वक्त तक उसके पास खड़े होकर हीर के मासूमियत से भरे उस खूबसूरत चेहरे को ही देखता रहा। उसने झुककर हीर के फोरहेड को चूम लिया और हल्के से उसके बालों को सहलाया। अंश वहां से जाने ही वाला था, तभी उसने नोटिस किया कि हीर ने अभी तक अपना कपड़े नहीं पहने हैं। तो उसने कबर्ड से हीर के लिए एक टी शर्ट निकाला और नींद में ही हीर को वो टी शर्ट पहना दी। हीर तो अंश के स्वीट टॉर्चर से ही बहुत थक गई थी, इसीलिए अंश की टी शर्ट पहनाने पर भी जगी नहीं और ऐसे ही सो रही। अंश ने आराम से उसे वापस बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। वो अभी हीर के पास और नहीं रुक सकता था, क्योंकि वही जानता था कि अभी उसने खुद को कैसे काबू किया है। और वैसे भी अब उसने हीर को 3 दिन का अल्टीमेटम जो दे दिया था, उसके बाद तो हीर उसे कितना भी रोकने की कोशिश करेगी, अंश नहीं रुकेगा। यह सोचकर अंश बालकनी के रास्ते से ही बाहर चला गया।